पर स्वागत है। मैं डॉक्टर निर्मल सूर्या, प्रेसिडेंट इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन का हूँ और मेरे साथ लेफ्ट में डॉक्टर अरविंद शर्मा हैं जो कि इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, और राइट में जो हस्ती है उनका इंट्रोडक्शन आप सब लोगों को मालूम है, पद्मश्री सुधीर शाह, जो कि वन ऑफ दोज फर्स्ट न्यूरोलॉजिस्ट टू एस्टेब्लिश इन अहमदाबाद, और मेरे कलीग है क्योंकि हम दोनों मुंबई में साथ साथ पढ़े हैं न्यूरोलॉजी का। तो हम आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। और आज की जो ये प्रेस मीटिंग है और इसका जो उद्देश्य है उसके बारे में मैं आपको कुछ मिनटों में एक जानकारी दे देता हूँ। इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन जो कि स्ट्रोक के न्यूरोलॉजिस्ट हैं उसकी संस्था है, जिसमें करीब 1300 मेंबर है, भारत की एकमात्र संस्था है। और हमारा एक ही ध्येय है कि स्ट्रोक, जिसको हम अब मिशन ब्रेन अटैक के नाम से जो चालू किया है, ब्रेन अटैक, क्योंकि आप सबको मालूम है कि किसी को जरा भी चेस्ट में पेन हुआ तो वो सीधा डॉक्टर के पास जाता है, ईसीजी करवाता है। अगर डॉक्टर बोलता है ईसीजी में चेंजेस है तो एडमिट हो जाता है और उसका तुरंत ट्रीटमेंट चालू हो जाता है क्योंकि उसको पेन हुआ है। लेकिन जब वही जैसे ब्रेन हार्ट में सर्कुलेशन कम हुआ, वैसे ही जब ब्रेन में सर्कुलेशन कम होता है तो मरीज को अगर थोड़ा चक्कर आता है या हाथ पांव थोड़े सुन्न होते हैं या हल्का सा कुछ बोलने का तकलीफ होता है तो उनको लगता है कि हमने कल एक्सरसाइज बहुत किया, शुगर कम हो गई, थोड़ा बीपी लो हुआ होगा, और वो डॉक्टर के पास न जाते हुए एक जो गोल्डन पीरियड है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे 4.5 घंटे का, उसको मिस करते हैं, जिससे कि वो पैरालिसिस होकर एक परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है। तो स्ट्रोक के नाम से जो ब्रेन स्ट्रोक हम बोलते हैं तो एक सीरियसनेस आदमी को, जो आम आदमी को आनी चाहिए, वो नहीं आती है। लेकिन जैसे ही ब्रेन अटैक बोला, जैसे हार्ट अटैक है, जैसे ही ब्रेन अटैक हुआ तो थोड़ा सा एक सीरियसनेस आता है, क्योंकि आपको मालूम है स्ट्रोक हीट स्ट्रोक भी हो सकता है, क्रिकेट का स्ट्रोक काफी कॉमन है, तो वो स्ट्रोक को थोड़ा लाइटली ले लेते हैं। तो इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन जब एज ए प्रेसिडेंट हमने सोचा कि पूरे भारत में एक अवेयरनेस कैंपेन किया जाए मिशन ब्रेन अटैक, और हमने मिशन ब्रेन अटैक को लॉन्च किया 12 मई को वाराणसी में। इंसिडेंटली अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 13 तारीख को वहां पर नॉमिनेशन भरने के लिए वहां पर आए हुए थे, उसी एक दिन पहले हमने उसको वहां पर लॉन्च किया। अब मिशन ब्रेन अटैक है क्या, आपको ये भी बता दूं कि 3rd मोस्ट कॉमन कॉज है स्ट्रोक। हर 4 सेकंड में भारत में एक आदमी को स्ट्रोक हो रहा है, हर 4 मिनट में एक डेथ हो रही है, और यहाँ पर अगर हम लोग उपस्थित हैं तो 4 में से एक आदमी को लाइफ टाइम स्ट्रोक की रिस्क है। तो इतना कॉमन जो बीमारी है उसके होने के बावजूद हम लोग क्यों सीरियस नहीं है। तो इसको देखते हुए हमने एक मिशन ब्रेन अटैक चालू किया जिसकी 3 आर्म है। फर्स्ट आर्म है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रोक का कारण क्या है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, डायबिटीज, ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, अल्कोहल, सेडेंटरी लाइफ और जेनेटिक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप स्ट्रोक रोक दें। अगर आपने ये सारे स्ट्रोक रिस्क फैक्टर को कंट्रोल किया तो स्ट्रोक की इंसिडेंस काफी कम हो जाती है। और वेस्ट में अब अगर स्ट्रोक का जो इंसिडेंस कम हो रहा है कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्री, वो इसलिए हो रहा है कि उन्होंने प्राइमरी प्रिवेंशन पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया है। आप सब कॉर्पोरेट में भी जाते हैं, आपने देखा होगा हर कॉर्पोरेट ऑफिस में अभी एक जिम होता है, डाइट का प्लानिंग होता है, तो वो एक प्राइमरी प्रिवेंशन का एम है। तो दैट इज फर्स्ट आर्म, कि हम एक क्रिएट करें अवेयरनेस कि आप लोग अगर ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, स्मोकिंग कर रहे हैं तो ये बंद करें, रेगुलर वॉक करें, हेल्दी डाइट लें और अपनी ब्रेन हेल्थ का ख्याल रखें। देन मिडल आर्म। मिडल आर्म क्या है? एक्यूट मैनेजमेंट। तो अगर किसी को स्ट्रोक के सिम्टम क्या होंगे, आप लोगों के पीछे 2 स्टैंडी रखी है, क्यूआर कोड भी लिखा हुआ है और उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है बी फास्ट, BEFAST।
आप लोग सब उसको स्कैन कर सकते हैं, आपको उसका डिटेल भी मिलेगा। बी मतलब बैलेंस। अगर आदमी का बैलेंस कम हो रहा है, ऐसा लगता है लड़खड़ा के चल रहा हूं, तो बी। एक ई का मतलब आई वीकनेस, एक आंख की रोशनी चली जाना, धुंधला दिखाई देना, डबल दिखना। अगर ये कोई भी सिम्टम तुरंत आता है तो इसका मतलब स्ट्रोक हो सकता है। एफ का मतलब मुंह टेढ़ा होना, फेस, मुंह को टेढ़ा होना, एक तरफ लटक जाना या थोड़ा सा स्क्यू हो जाना, तो वो फेशियल वीकनेस अगर होती है तो वो स्ट्रोक हो सकता है। ए का मतलब है आर्म वीकनेस, हाथ कमजोर होना, सुन होना, ताकत नहीं आना, लूज हो जाना, हैवी हो जाना, मतलब ये एक स्ट्रोक हो सकता है। एस का मतलब है स्पीच, मतलब बात करने में दिक्कत होना, शब्द बाहर नहीं आना, शब्द साफ नहीं होना, तुतलाकर बोलना। अगर ये एकाएक किसी मरीज को होता है, इसका मतलब ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है। तो अगर ये सिम्टम है BEFAS, इसका मतलब टाइम इज ब्रेन। टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है और आपको एक्ट करना है। मतलब ये सिम्टम है तो आपको उस हॉस्पिटल जाना है जो कि स्ट्रोक रेडी है, जहां पर सीटी स्कैन अवेलेबल है, एक फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल है जो सीटी स्कैन करा कर देख सके। जैसे ECG हार्ट का होता है, वैसे ब्रेन का सीटी स्कैन है। तो सीटी स्कैन अगर नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर बहुत हाई नहीं है और शुगर उसकी कंट्रोल में है या हाई नहीं है या लो नहीं है, तो वो पेशेंट को 4.5 घंटे के अंदर अगर एक खून पतला करने का जो क्लॉट बस्टिंग ड्रग है, जिसको हम जो मिलती है, टेनेक्टप्लेस है यहाँ पर, जो कि इमीडिएटली IV दे सकते ऑफ इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन। मैं सेक्रेटरी हूँ इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन का। मैं और सुधीर भाई दोनों हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर निर्मल सूर्या का वेलकम करते हैं यहाँ पे कि वो हमारे अहमदाबाद में आए और इस प्रोग्राम को रखा। और एज ए सेक्रेटरी इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन में आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं उसका कारण और उद्देश्य क्या है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने जब ये देखा कि गांव और शहरों में स्ट्रोक की जो अभी इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो गांव में बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी वही मोबाइल आ गया है और उसी तरह की लाइफस्टाइल होनी शुरू हो गई है। तो जब हमने ये देखा कि स्ट्रोक के वहां पे भी इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, तो हमने ये जानने की कोशिश करी कि वहां स्ट्रोक का ट्रीटमेंट थ्रोम्बोलिसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वहां नहीं हो रहा है। जबकि कोविड के बाद देखें तो सीटी स्कैन आ गया है, जैसे डॉक्टर सूर्या ने आपको बताया कि ECG इज इक्वलेंट टू सीटी स्कैन। जबकि गांव में भी अब कोविड के बाद सीटी स्कैन आ गए हैं, तो ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमने इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन ने क्वालिटी एक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूट जो संस्था है उसके साथ मिलकर एक्रेडिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया पूरे इंडिया में थ्रू इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन, जिसमें PHC कहलाते हैं। जैसे PHC होती हैं वैसे ही प्राइमरी स्ट्रोक सेंटर होते हैं जहां सीटी स्कैन हो और थ्रोम्बोलिटिक ड्रग, क्लॉट बस्टर ड्रग दिया जा सके। और एडवांस स्ट्रोक सेंटर जहां की एंजियोग्राफी हो सकती है, उनका नेशनल वाइड जैसे NABH होता है, NABL होता है, ऐसे ही एक्रेडिटेशन हो सके। अगर आप देखें पूरे देश में, जैसे बताया कि 5,000 न्यूरोलॉजिस्ट हैं, तो हम थ्रोम्बोलिसिस पूरे एक साल में 2 दवाई आने के बावजूद भी हम 27,000 से ज्यादा थ्रोम्बोलिसिस नहीं कर पा रहे देश में। गुजरात के बारे में आपको डॉक्टर सुधीर भाई बताएंगे, पर 27,000 से ज्यादा थ्रोम्बोलिसिस नहीं हो रहे हैं, जबकि होने कितने चाहिए, मिनिमम 27 लाख। अपन लेस देन 1% ऑफ थ्रोम्बोलिसिस कर रहे हैं। थ्रोम्बोक्टमी के सेंटर्स भी बहुत कम है। तो ये एक्रेडिटेशन प्रोग्राम जो हमने स्टार्ट किया है कि सेंटर्स को हम एनेबल बनाएं और फिजिशियन को ये एम्पावरमेंट करें कि वो ये थ्रोम्बोलिसिस कर सके। तो ये तो एक इनिशिएटिव था। दूसरा, मिशन ब्रेन अटैक के बारे में सारा बताया। मैं अब हमारे शहर के पद्मश्री जो जिन्होंने सबसे पहला इंट्रा आर्टीरियल थ्रोम्बोलिसिस यहाँ पे स्टार्ट किया, डॉक्टर सुधीर शाह, उनको मैं माइक देना चाहूंगा। सुधीर भाई, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा गुजराती में भी एड्रेस करें और थोड़ा यहाँ गुजरात के बारे में भी, क्या सिचुएशन जब आप आए थे और कैसे हुआ है उसके बारे में भी जरा जानकारी दें, और क्या हम आगे कर सकते हैं और कैसे इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन इसमें इनिशिएशन ले सकता है। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। તમારા બધાનો ખૂબ આભાર અને ખૂબ ગુડ આફ્ટરનૂન, જય હિન્દ। આપ મિશન બ્રેન અટેકના યુ આર વન ઓફ ધી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફાઇટર પીપલ, બીકોઝ યુ વિલ બી ધ પીપલ હુ વિલ સ્પ્રેડ। અમારું કામ તો 1-to-1 મેસેજ આપવાનું થશે, more the 1-to-100 physician. You can do it at a mass level, lakhs of people. So thank you very much for being here.
મારે તમને કેટલીક બહુ મહત્વની વાતો કરી છે. આ બધા ગુજરાતીમાં કમ્ફર્ટેબલ છો કે મારે હિન્દી કરવું જોઈએ? ઓકે ફાઇન. જો સાહેબે બધી વાત તો ખૂબ સુંદર કરી. અમે બધા સ્વાધ્યાયી છીએ, સાથે ભણેલા, અને ક્યાં ક્યાં બધા ટ્રેન થયા. હું ટ્રેન થયો હ્યુસ્ટન સ્ટ્રોક મેડિકલ સેન્ટરમાં આજથી લગભગ 32 યર્સ પહેલાં. બધા અહીંયા આવીને પ્રતિજ્ઞા કરી કે ગુજરાતને મારે આ મહારાષ્ટ્રને કોઈ વિજયવાડા, કોઈ કલકત્તા, બધા અલગ અલગ સેન્ટરમાં ગયા અને આ ચાલુ કર્યું કે સ્ટ્રોક વિશે પ્રિવેન્શન, ટ્રીટમેન્ટ, અવેરનેસ અને રિહેબિલિટેશન પર ધ્યાન આપવું. ગુજરાતની પરિસ્થિતિ એવી છે કે આમ જોઈએ તો ઇન્ડિયામાં પર ડે અરાઉન્ડ 4700 સ્ટ્રોક થાય છે ગ્રફ એસ્ટિમેટ પ્રમાણે. એ હિસાબે ગુજરાતમાં આશરે 240 સ્ટ્રોક પર ડે થાય. અને ગુજરાતમાં તમાકુનું પ્રમાણ બહુ વધારે છે, એટલે કદાચ પ્રપોર્શનેટલી આપણે થોડા વધારે છીએ એમ કહી શકાય. દેટ મીન્સ પર અવર આપણે 1 કલાક 240 કલાક 24 કલાકના 240 એટલે 1 કલાકના 10 સ્ટ્રોક થાય, એટલે દર 6 મિનિટે ગુજરાતમાં 1 સ્ટ્રોક થાય છે. અને આપણી પાસે હોસ્પિટલમાં પહોંચનાર દર્દીઓની સંખ્યા એનાથી 100માં ભાગની પણ નથી. ઘણા લોકો હોસ્પિટલ જતા નથી, રસ્તામાં ગુજરી જાય છે, કંઈક બીજી કંઈ ટ્રીટમેન્ટ કરે છે, અલગ અલગ વસ્તુ. આ એક પહેલો સિનેરિયો મેં તમને કીધું. થ્રોમ્બોલિસિસની વાત કરીએ તો એમાંના માંડ 1%થી ઓછા લોકોને અમે થ્રોમ્બોલાઇઝ કહી શકીએ છીએ. મને કહેતા આનંદ થાય છે કે અમે અમારી ટીમે, હું VSમાં પણ પ્રોફેસર છું, આપ જાણો છો, છેલ્લા 25 વર્ષથી અમે ત્યાં પણ રેગ્યુલર થ્રોમ્બોલિસિસ કરીએ. એમાં 15 વર્ષનો પ્રોગ્રામ તો ઇન્ટેન્સિવ છે. ગરીબમાં ગરીબ દર્દીને પણ જો એ હોસ્પિટલ પહોંચી જાય તો ઓછામાં ઓછા ખર્ચમાં, અને હવે તો આપણી પાસે PMJ અને બધી યોજનાઓ પણ આવી ગઈ પછી તો બહુ જ મફતના ભાવમાં આપણે બધાને કરી શકીએ. એટલે પહેલું તો આ અવેલેબલ છે. સારી હોસ્પિટલો, મોટી હોસ્પિટલમાં જવું બી સારું છે, પણ નાની અને ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલમાં પણ આવેલું છે. બહુ અગત્યનો મેસેજ છે. હું ને અરવિંદ તો સાથે જ SVP IMSRમાં બંને હું પ્રોફેસર છું, મારી સાથે છે. એટલે ધીસ ઇઝ હાઉ વી ડુ. બીજી કેટલીક મહત્ત્વની વાતો કરવાની એ છે કે મિત્રો, સાહેબે કહ્યું સ્ટ્રોક બહુ પ્રિવેન્ટેબલ વસ્તુ છે. 70 to 80% સ્ટ્રોક પ્રિવેન્ટેબલ છે. કેવી રીતે એનો ડેટા હું તમને થોડો આપું. માણસ એક બીડી પીએ એટલે મેડિકલ સાયન્સ પ્રમાણે એનું 5 મિનિટ આયુષ્ય ઓછું થાય. માણસ 20 વર્ષે જો તમાકુ કે બીડી છોડી દે તો એનું 9 વર્ષ આયુષ્ય લંબાઈ જાય. 60 વર્ષે પણ કોઈ માણસ જો તમાકુ બીડી છોડી દે તો એનું ઓછામાં ઓછું 3 થી 4 વર્ષ આયુષ્ય નેક્સ્ટ એમાં વધી શકે. આટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ કારણ હોવા છતાં તમાકુ આપણે ત્યાં કેટલું રેમ્પન્ટ છે, અને અનફોર્ચ્યુનેટલી બધા જ સેક્ટરમાં લોકો બીડી તમાકુનું સેવન કરતા હોય. એટલે પહેલું તો આપણે અટકાવવું જોઈએ. વાત કરીએ નમકની, મીઠું, તો બ્લડ પ્રેશર 40% ઓફ કેસીસ જે આપણા સ્ટ્રોકના જેનું કારણ બ્લડ પ્રેશર છે, માત્ર બ્લડ પ્રેશર. અને એ ब्लड प्रेशर जो प्रिवेंट करवा है तो 40% स्ट्रोक इतना नहीं, हार्ट अटैक. ये है कि स्ट्रोक इन यंग क्यों हो रहा है. मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में दूसरी दुनिया के कंपेयर करते हुए स्ट्रोक जो है वो 10 साल पहले हो रहा है. तो अगर वेस्ट में स्ट्रोक 50 और 60 साल की उम्र में आ रहा है तो हिंदुस्तान में 40 से 50 साल की उम्र में स्ट्रोक हो रहा है. और हमारे यहाँ कई सारे पेशेंट हैं जो 40 के नीचे 30 साल में भी स्ट्रोक हो रहे हैं. तो स्ट्रोक का प्रिडोमिनेंटली क्या कारण है? इसका कारण 2 हो सकता है. एक तो हार्ट में अगर इरेगुलर बीट हो या होल हो तो उसकी वजह से भी स्ट्रोक आ सकता है. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कारण है स्मोकिंग, टोबैको, इरेगुलर फूड. जो आज हम सब लोग फास्ट फूड, सब लोग पिज़्ज़ा, बर्गर, मैकडोनल्ड यहाँ पर खाना खाते हैं. फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल के ऊपर ध्यान नहीं है. रेगुलर एक्सरसाइज नहीं है लोगों की. हाई कोलेस्ट्रॉल है, ओबेसिटी है. तो ये जो है अपनी लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से, और स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, इनकी वजह से स्ट्रोक की इंसिडेंस बढ़ रही है. सर हमारा मिशन क्या है? ब्रेन मिशन जो हम कर रहे हैं, क्या है वो मिशन? मिशन ब्रेन अटैक जो है ये एक
एंड टू एंड केयर फॉर पीपल विथ स्ट्रोक। एंड टू एंड केयर मतलब हम प्राइमरी प्रिवेंशन, पहला आर्म जो मैंने आपको बताया कि जो भी रिस्क फैक्टर है उसको रोकें। मिडल आर्म जो है वो एक्यूट मैनेजमेंट, मतलब आपको सिम्टम्स जल्दी से मालूम करें। बी फास्ट ध्यान में रखें, बी फॉर बैलेंस, ई फॉर आई डिस्टर्बेंस, एफ फॉर फेस एसिमेट्री, ए फॉर आर्म वीकनेस, एस फॉर स्पीच डिस्टर्बेंस। तो ये अगर है तो टाइम इज ब्रेन, तुरंत स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में जाएं, सीटी स्कैन करें, ब्लड शुगर चेक करें, ब्लड प्रेशर चेक करें, और जो गोल्डन पीरियड है 4.5 घंटे, उसके दौरान जो ब्लड ब्रस्ट करने का इंजेक्शन है वो लें, ताकि आपके ब्रेन में जो पैरालिसिस हो सकता है वो रिवर्स हो। और कुछ पेशेंट जो आईवी थ्रोम्बोलिसिस देने के बाद ठीक ना हो रहे हों तो उनको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी के लिए उस हॉस्पिटल में जाएं जहां पर एक्सपर्ट अवेलेबल हो और वो ब्रेन के अंदर जाकर क्लॉट को निकाल सके। और थर्ड आर्म जो है वो जो पेशेंट इंस्पाइट ऑफ ऑल ट्रीटमेंट डिसेबिलिटी रह गया है, पैरालिसिस रह गया है, बोलने की तकलीफ रह गई है, हाथ कमजोर रह गया है, चलने में तकलीफ हो गई है, उन लोगों को प्रॉपर रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाना है। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जो है और नए जो टेक्नोलॉजी है उनके थ्रू रिहेबिलिटेशन कर वापस नॉर्मल, नियर नॉर्मल होना है। तो ये मिशन ब्रेन अटैक का मतलब है एंड टू एंड केयर फॉर पीपल विथ स्ट्रोक। સર ભારતની અંદર કેટલી આંકડાકીય માહિતી હશે બ્રેન અટેકની? भारत के अंदर अगर आप सेंटर में हाँ, सर आप चेयर चेंज कर सकते हो तो क्या? कर ले तो हम पूछा गया है कि भारत में जो आंकड़े हैं, जो मिशन ब्रेन अटैक के बारे में हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर निर्मल सूर्या ने बताया कि वो बहुत ही ऐसे हैं कि जिनको देख के लगता है कि हमें अवेयरनेस बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप जो दवाई के बारे में पूछें, क्लॉट बस्टर ड्रग जो दी जाती है वो लेस देन 1% अक्रॉस इंडिया दे पाते हैं, जबकि इतनी सारी स्कीम्स चल रही हैं, इतना सारा सब कुछ गवर्नमेंट उसको फ्री कर रही है, तो भी पेशेंट नहीं पहुंच पाते हैं। 2 दवाइयां आने के बावजूद भी पूरे देश में जहाँ की 1.2 बिलियन से भी ज़्यादा लोग हैं, केवल 27,000 थ्रोम्बोलिसिस होते हैं। और अगर आप स्ट्रोक देखें तो उस हिसाब से मिनिमम 25 लाख से ऊपर थ्रोम्बोलिसिस होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सीटी स्कैन नहीं है, कि हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, पर हम यही कहना चाहेंगे हमारे एसोसिएशन के थ्रू कि इसकी अवेयरनेस की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। और उसी के पक्ष को लेते हुए हमने इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन ने सारे अक्रॉस इंडिया प्राइमरी स्ट्रोक सेंटर, जहाँ गाँव में जैसे पीएचसी होता है, जहाँ पे सीटी स्कैन है, हम ये प्रोग्राम स्टार्ट किया मिशन ब्रेन अटैक का, फिजिशियन को ट्रेन करने का, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा थ्रोम्बोलिसिस गाँव में पहुँच सकें। नमस्कार, जय हिंद। દેશમાં જે વાત થઈ એ પ્રમાણે આશરે 4,700 જેટલા સ્ટ્રોક પર ડે આવે છે, એટલે પર યર 17 લાખ સ્ટ્રોક થાય છે. ગુજરાતમાં એક્ઝેક્ટ આંકડા ઉપલબ્ધ નથી, પરંતુ અંદાજ પ્રમાણે આશરે 240 to 250 જેટલા 240 થી 250 સ્ટ્રોક પર ડે થાય છે. એટલે કે 1 કલાકમાં આશરે 10 સ્ટ્રોક, मीनिंग दर 6 मिनिटे 1 स्ट्रोक થાય છે. એક થંબ રૂલ એવો છે કે 33% સ્ટ્રોક છે એ પરમેનન્ટલી ડિસેબલ થઈ જાય છે, મને 10 થી 15%નું મૃત્યુ થાય છે. બાકીનામાંથી 33% એકદમ નોર્મલ જેવા થઈને કામે વળગી જાય છે, અને બાકીના 33% કોઈક જાતના ડેફિસિટ સાથે પણ કામ ચલાવે અડધું પડધું, એટલે મોડરેટ ડેફિસિટ સાથે એમની જિંદગી ગુજારે છે. આ રીતના આંકડા છે. સર બ્રેન સ્ટ્રોકના લીધે મસ્ક્યુલર ડિસ્ટ્રોફી થઈ શકે છે ખરા? ના, ઓકે રાઈટ. સર 2021 પછી આ બ્રેન સ્ટ્રોકના કિસ્સાઓ સૌથી વધારે વધી ગયા હોય એવું ક્યાંક રેશિયો સામે આવ્યું છે? 2021 મતલબ કોવિડના ગાળા પછીની વાત છે. હમણાં 2-3 વસ્તુઓ બની છે. યંગ ડેથ્સ જે થાય છે એમાં બધા બ્રેન સ્ટ્રોકના નથી, કેટલાક મોટાભાગના હાર્ટ એટેકના છે ને કેટલાક બ્રેન સ્ટ્રોકના છે, કેટલાક બ્રેન હેમરેજના છે, પણ બધાને એક જ લાકડીએ આંકવામાં આવે છે એવું નથી. એટલે બધાનું જો પોસ્ટમોર્ટમ અથવા તો વ્યવસ્થિત ચેકિંગ થયું હોય તો આપણે ખાતરીથી કહી શકીએ કે આમાં કેટલું બ્રેનને લીધે છે, કેટલું હાર્ટને લીધે. હાર્ટમાં 2 વસ્તુ છે, બધા હાર્ટ એટેક આવે છે એવું નથી, કેટલાકનો હાર્ટનો રિધમ ઇરેગ્યુલર થાય છે, એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશન, વેન્ટ્રિક્યુલર ટેકિકાર્ડિયા, વેન્ટ્રિક્યુલર
ફિબ્રિલેશન એમાં ઇરેગ્યુલર હાર્ટ થઈને હાર્ટ બંધ થઈ જાય. એટલે આ એક વસ્તુ છે. પણ વાત સાચી છે કે ઇન્સિડન્સના અંદર સ્ટ્રોકના કારણોમાં અને હાર્ટ એટેકના કારણોમાં ઇન્ફેક્શનનો રોલ હમણાંથી બહુ જ પ્રકાશમાં આવ્યો છે. એવો જ રોલ હમણાંનું પોલ્યુશન ખૂબ ચર્ચા છે. ગ્લોબલ પોલ્યુશન વધતું જાય છે. ઇન્ડિયાનું પણ અમુક સેક્ટરમાં પોલ્યુશન ખૂબ છે, એટલે એને લીધે પણ સ્ટ્રોકના માત્રા વધી છે. અને મેં જેમ કહ્યું એમ આપણી લાઈફસ્ટાઈલ રોજ ને રોજ વધારે ને વધારે બગડતી જાય છે. સ્મોકિંગ, આલ્કોહોલ અને નેસ્ટી ડ્રગનું સેવન પણ પહેલાં કદી નહોતું એટલું વધતું જાય છે. આપ જોજો ગવર્મેન્ટ રોજ કેટલા કન્સાઇનમેન્ટ કરોડો રૂપિયાના ડ્રગ્સના પકડે છે. રેમ્પન્ટ આલ્કોહોલિઝમ આ બધા જ ફેક્ટર ભેગા થાય એટલે. અને બીજી બાજુ અવેરનેસ, ડિટેક્શન, આવા બધા ડ્રાઈવ અમે છેલ્લા 20 વર્ષથી પબ્લિક એજ્યુકેશન પ્રોગ્રામ અને ફિઝિશિયન એજ્યુકેશન પ્રોગ્રામો કરતા હોય એટલે બધી રીતે અવેરનેસ પણ ખૂબ વધી છે. અને આ નેશનલ લેવલે આખો એમનો જુવાળ શરૂ થયો એટલે વધારે કિસ્સાઓ પકડાતા જાય. સર, આપણે કહ્યું કે ગુજરાતમાં દર 6 મિનિટે એક વ્યક્તિને બ્રેન સ્ટ્રોકનો કિસ્સો છે. 2024ની આપણે વાત કરી તો મારું કહેવું છે કે 2021 આજુબાજુ પણ આ જ રેશિયો હતો કે ત્યારે કઈ લમસમ ચેન્જ હતો? પહેલાં જ મેં મેડમ કહ્યું કે એક્ઝેક્ટ આંકડા અવેલેબલ નથી, પરંતુ એવું ચોક્કસ ઓબ્ઝર્વેશન છે કે પહેલાં કરતાં અમારી પાસે સ્ટ્રોકના એમાં ખાસ કરીને યંગના કેસ વધે છે. અને આમ તો નોર્મલી 85%થી 82% થ્રોમ્બોસિસના હોય અને 15થી 17% હેમરેજના કેસ હોવા જોઈએ, પરંતુ હમણાંના હેમરેજના કેસીસ પણ વધારે આવે છે એવું પણ એક જગ્યાએ નથી. પણ અમારી નેશનલ સિસ્ટમ એક રજિસ્ટ્રી ચાલુ થઈ છે ICMRના ઉપક્રમે. એના ડેટા 5 વર્ષ ચાલશે, અત્યારે 3જું વર્ષ છે, 2 વર્ષ 3 વર્ષ પછી એના ડેટા આવશે. એમાં આખા ઇન્ડિયામાં શું ખરેખર પરિસ્થિતિ છે, એના કારણો શું છે, હેમરેજ કેટલા, થ્રોમ્બોસિસ કેટલા, કેમ થાય છે, અંડરલાઇંગ ઇટિયોલોજી, બ્લડ પ્રેશરથી માંડીને ડાયાબિટીસ, કોલેસ્ટ્રોલ, સ્મોકિંગ, બીજા શું છે એ બધું આપણે જોઈ શકીશું. એટલે આફ્ટર કોવિડ પછી આંકડાકીયમાં વધારો છે એનું એવું એક ઓબ્ઝર્વેશન છે. પણ એ એનાલિસિસ ક્યારે પાક્કું કહેવાય કે જ્યારે આપણી પાસે રિસર્ચ ડેટા. But there are two aspects which I must tell you. The first is, as compared to 2021, every year there are 300 new neurologists are added in India. So the number of neurologists in 2020 may be 1800. Now today there are 3,500, 4,000, 5,000. So number of neurologists are increasing. Many of these neurologists are going into not only in the city, but into the smaller cities, tier 3, tier 4 cities.